आज के इस क्लास में हम लोग दिगंत भाग 2 के चैप्टर 1 बातचीत का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके बुक्स के सारे एक एक क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हॉल में आए और आपको पता ना हो, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चैप्टर 1 बातचीत का एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। बुक्स के भी सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ हमने भी क्वेश्चन बना रखा है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप चाहें तो बुक्स के क्वेश्चन भी इसमें स्टार्ट होंगे, शायद 7-8 नंबर से उसमें क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ 7-8 नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसे भी अलग करके आप उसका नोट्स बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को भी आप देखिए और चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब बातचीत जो निबंध है उसके लेखक कौन है। तो आप सभी को मालूम ही है उसके लेखक, हम लोग कभी परिचय में हम लोगों ने किया था कि बालकृष्ण भट्ट के जो द्वारा लिखा गया बातचीत पाठ है जिसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, इसमें बातचीत की शैली के बारे में पूरी तरह विवरण किया गया है, उल्लेख किया गया और उसमें बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। यहाँ युग पूछा जा रहा है, ना कि काल। अगर काल पूछेगा तो वो आधुनिक काल के हो जाएंगे। अगर यहाँ काल पूछता है तो ये आधुनिक काल के हो जाएंगे जो बालकृष्ण भट्ट है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो यहाँ भारतेंदु युग के। ऑप्शन आपका आ सकता है प्रेमचंद्र युग, भारतेंदु युग आदि, मतलब 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जिसमें से आपको भारतेंदु युग इसे आपको स्पष्ट याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहाँ एक ऑप्शन आपका भारतेंदु युग भी होगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। 3 में 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कभी परिचय में ही पढ़ा था कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में ये है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, शायद क्वेश्चन आगे है, हम लोग देखेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। पहले यहाँ देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो हम लोगों ने भी कहानी में पढ़ा ही था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित था। अगर आप जो है कहानी जो परिचय का जो एक एक हिंदी अर्थ हम लोगों ने किया है पिछले वीडियो में, मतलब वो सब आप अगर देख लेते हैं और उस क्लास को देख लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए, कभी परिचय का वीडियो देखिए, उस सारे क्लास को कर लीजिए, उसके बाद ये सब तो आप एकदम धज्जियाँ उड़ा दोगे ना, अपने आप से धज्जियाँ उड़ा दोगे। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका का संपादन किए थे, उस पत्रिका का यहाँ नाम पूछा जा रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, जिसमें यहाँ सिर्फ प्रदीप लिखा गया है लेकिन होगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है 6, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है यार। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। भाई ऑब्वियसली सी बात है, सबको ये पता होगा
कि जो भी पढ़ा होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा और कभी परिचय किया होगा, वो सबको ये पता होगा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट, यहाँ बात ही आ गया है बातचीत, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से, यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन गया है, बट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ ऐसे ही दे देगा ऑब्जेक्टिव में, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दे देगा निम्नलिखित में से कौन से स्थान बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ये दे देगा एक राजस्थान, जयपुर, बिहार, पटना, बनारस। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछेंगे निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है। तो वहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है और एकदम आँख मूंद कर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आँख मूंद कर नहीं, मुंह खुला रखकर, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ शायद यहाँ से आपको किताब के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, यहाँ से आपको जो बुक्स में आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, मतलब हमें बोलने की कला, या हम लोग बोल नहीं सकते तो क्या होता हम लोग। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर में यही है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। बहुत ही अच्छा बात है, लिखा हुआ है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सोचिए, अगर हम किसी से बोल ही नहीं पाते, हमसे कोई बोल ही नहीं पाता तो क्या होता? सब लोग चुपचाप बैठे होते, जैसे मानो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत हो रही हो। सभी लोग अपने जो दुखों और सुखों का एक दूसरे से बोलकर जो अनुभव करते हैं, अपने दुख को किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी सुखों को किसी के साथ शेयर करते हैं, जिन्होंने मन को स्वच्छ और अच्छा महसूस होता है, वो हम नहीं कर पाते। बातचीत ना होता तो हम ये जो भी प्रक्रिया करते हैं, दिनों रात एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को अपनी दुखों और सुखों को सुनाते हैं, एक दूसरे के दुखों सुखों में उसे सांत्वना देते हैं अपने वाणी से, अपने बातों से, अपने वाक शक्ति के माध्यम से, जो उसे हम बातें बताते हैं, जो उन्हें हम एहसास दिलाते हैं, जो उन्हें हम सांत्वना देते हैं, वो हम कुछ नहीं कर पाते अगर हमें वाक शक्ति न होती। मानो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग बैठे चुपचाप रहते हैं और जो हम बोल कर सुख दुख का अनुभव करते हैं वो हम कभी नहीं कर पाते। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो आप आसानी से अपने शब्दों में, अपने माइंड से आप आंसर दे सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। सवाल आंसर खुद बन जाएंगे। अगर हमें वाक शक्ति ना होगी तो हम एक दूसरे से बोल नहीं सकते हैं, सभी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, मानो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती हो। इस प्रकार से हम आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो लिखा हुआ है आप वही आंसर करें, आप अपने हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं। ये तो बस एक हिंट्स है। क्वेश्चन आंसर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। ये तो ये बताया जा रहा है कि आंसर इस तरह से करना है, ठीक है, और इसे भी कर सकते हैं। अगर इसे करते हैं तो और बेटर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 9, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है कि एडिसन और बेन जॉनसन के कुछ विचार थे। वहीं यहाँ पूछा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं।
तो उत्तर में यही है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के स्वरूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। चलिए पहले ये देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है, मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है बोलने से ही। अगर कोई इंसान आपके सामने आ जाए और वो ना बोले तो आप उसके बारे में कुछ क्या ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इंसान कैसा है। लेकिन अगर वह आपके सामने बोलता है, आपसे बातचीत करता है, तो आप 100% तो नहीं बट 70-80% आप उसके बारे में यह पता लगा सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। सोचिए आप ही, अगर आपके सामने कोई आ जाए और आपके पास बैठा रहे, कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? आप उस इंसान के बारे में कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते ना कि वो इंसान कैसा है। बातचीत करेगा तो उसके बातचीत शैली से पता चलेगा वो इंसान कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे जो नहीं होते नहीं बोलते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनकी बातचीत का शैली भी कुछ अलग ही होता है। मतलब कंपेयर टू एजुकेशन लोगों से जो नहीं एजुकेटेड होते हैं उनके बातचीत की शैली अलग होती है। बातचीत करने से उन्हें पता लगता है कि वो कैसी बातचीत कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, किस वेब में वो बात कर रहे हैं। तो उससे उनके गुणों और रूपों का पता चलता है कि वे किस प्रकार के इंसान हैं। तो इस प्रकार से जो बेन जॉनसन के राय थे। वहीं एडिसन की राय का बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि एक दूसरे से दिल बोल के बात कर सकते हैं, कि वो एक दूसरे से दिल खोल के, यहाँ बोल नहीं होगा, यहाँ खोल के, एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। और अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वह बातें खुल कर नहीं हो पाती। ठीक है, तो यही है कि एडिसन के क्या राय थे। तो मैं आपको एकदम संक्षेप और आसान भाषा में समझा दूं तो एडिसन के यही राय थे कि अगर एक राम है और एक श्याम है और राम और श्याम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वहाँ कोई तीसरा थर्ड पर्सन नहीं है, तो राम और श्याम जब बातें कर रहे हैं तो अपनी बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो वहाँ जो है दिल खोल के बात होगी कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हुआ, मेरे फैमिली में ये हो गया, मेरे साथ रिलेशनशिप ऐसा था तो ऐसा हो गया, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, ऐसी बातें एक दूसरे में होती हैं। बट वही वहाँ अगर थर्ड पर्सन कोई तीसरा चला जाए तो वो बात का रूप बदल जाता है। वहाँ बात कुछ और हो रही होती है और वहाँ बात कुछ और होने लगती है अगर तीसरा पर्सन वहाँ इंटर कर जाता है तो इससे मतलब यही बनता है कि अगर कोई 2 व्यक्ति है तो वहाँ दिल खोल के बात होती है, लेकिन वहाँ तीसरा टपक जाए तो वहाँ बातें दूसरे वेव में चलने लगती है। तो यही एडिसन के विचार थे कि असल बातचीत 2 ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ना कि तीसरे और चौथे व्यक्तियों के आने पे। तो ये है, तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं ना कि बेन जॉनसन के यही विचार थे कि अगर मनुष्य आपके सामने बोलता है तो उसके गुणों, उसके रूपों का साक्षात्कार होता है, उससे पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। और ये एडिसन की बात करें तो एडिसन यही कहते हैं कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है और वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति टपक जाए तो उस बात की रुख बदल जाती है, उस बात की जो बोली बदल जाती है, वहाँ कुछ और बात हो रही होती है और कुछ और होने लगती है। तो इस प्रकार से वहाँ बातें होने लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बस आप समझ जाए, अंडरस्टैंड कर ले तो आप इस आंसर को आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और इस क्वेश्चन का आंसर आप बेहतरीन तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और अगर समझ जाते हैं तो आपको रटने की जो टेंशन है वो आपको ख़त्म हो जाती है। अगर आप बातचीत का हर एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो एक बातचीत चैप्टर तो आपके दिमाग से हट गया कि चलो भाई एक में पढ़ेंगे, समझे हुए रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम में जाकर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और हमारा मकसद भी यही है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो यहाँ न बताया गया हो और ना समझाया गया हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है?
देखो आ ही गया। मैंने बोला था ना कि पिछले जो कोई क्वेश्चन था उसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया था, तो यही आ गया यहाँ कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझिए क्या है। यह बातचीत करने की एक ऐसी कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। ठीक है, यह बातचीत करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान, जिसमें किसी से बात कर रहे हो, दो चार लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई प्रसंगे छोड़े जाए जिसमें मतलब हंसी और उसे सुनकर अत्यंत सुख मिले। इस प्रकार के उसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। देखिए सुख मिलता है, यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सवाल अगर आपके पास आ जाए यहाँ टेस्ट में, बोर्ड में, चाहे कहीं भी, एवरीथिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप सीधा सा बात याद रखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी कला है, एक ऐसी कला है, क्योंकि बातचीत करने की जो एक कला होती है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत से ही एक अंग है, बातचीत का ही एक अंग है, तो ये भी एक कला ही है। तो यह बातचीत करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान एक चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। सिंपल सा जवाब, सिंपल सा क्वेश्चन तो सिंपल सा जवाब, ऐसे दीजिएगा, मार्क्स भी आपका लाजवाब गेन होंगे। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उतना ही लिखिए। ज़्यादा लिखिएगा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं और आप 4 लाइन के जगह 10 लाइन लिखते हैं तो आपसे उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप अगर ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं तो आपको 2 में 2 मिलना ही मिलना है भाई, 2 में 2 मिलना ही मिलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नंबर कटे। लेकिन अगर आप, नुकसान क्या होता है, अगर आप 4 लाइन, अगर यहाँ 4 लाइन में ही क्वेश्चन हो जाती है लेकिन आप यहाँ 10 लाइन लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलते हैं, और टाइम को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है एग्ज़ाम हॉल में। अगर एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं और वहाँ टाइम को मैनेज ना करें तो आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना ज़्यादा होती है तो ये भी संभावना ज़्यादा बन जाती है कि आपके मार्क्स उतने गेन नहीं होंगे जितने होने चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप उसका भी आंसर करके आइएगा, तो अगर 5 नंबर का होगा तो 2 नंबर तो मिलना ही मिलना है ना। अगर आप अच्छे तरीके से लिख के आए हैं तो आपको क्वेश्चन मिलना ही, उतना नंबर मिलना ही मिलना है। तो एक टाइम की भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को ज़्यादा भास्ट मत कीजिए, ज़्यादा उसे लंबड़ाइए नहीं। बस क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके बेस पे जिसने आंसर होना चाहिए लिखिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। बस इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से सारे क्वेश्चन को डील भी कर पाएंगे। और जब सारे क्वेश्चन को डील करेंगे तो यकीनन आपका नंबर क्या होगा वो तो रिजल्ट ही बताएगा, एकदम बूम बम कर जाएगा आपका नंबर। एक मूल मंत्र बता देता हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम हॉल में एक ही पर्पस रखना चाहिए कि मुझे जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मैं एक दायरे में दे दूंगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर मैं अपने माइंड से दे ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो आपका नंबर डेफिनेटली बहुत हाईएस्ट जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वो कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, अपने लिए एक न्यू संसार, एक अलग संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, और इसकी बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आया, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले पूछा जा रहा है बातचीत, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। पहले इसका क्वेश्चन आंसर का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ 2-4 लाइनों में जितना हो सके। उसके बाद इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसके बाद इसका आंसर देना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, परीक्षक जो मूल्यांकन कर रहा होगा, मूल्यांकनकर्ता इससे प्रभावित होता है, आपके क्वेश्चन डील करने की कला से वो प्रभावित होता है और इससे आपको नंबर भर भर के देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर को देखते हैं। मनुष्य में बातचीत
का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है, मैंने अपने आप से बातचीत करना। अपने आप से बातचीत करना मनुष्य का बातचीत करने के उत्तम तरीकों में से एक है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। समझिए, मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है वो आत्मवार्तालाप है। मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे, अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। सच में अगर आपको क्रोध आया हो, अपने आप से एक सवाल पूछिए, यार मुझे क्रोध क्यों आया है और मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ। क्रोध किस पे आता है? अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर आता है, जो आपको ज़्यादा बोल ना सके। अगर आप देखिएगा, आप जानते होंगे किसी को, अगर कोई कहीं काम कर रहा होगा और वहाँ उसका जो बॉस होगा वो अपने बॉस पर कभी नहीं गुस्सा कर सकता है, चाहे उसके बॉस कुछ भी कर दे, उसके बॉस से उसके कपड़े भी फट जाए तब भी वह गुस्सा नहीं करेगा अपने बॉस पे। लेकिन वहीं अगर दूसरे उससे कमज़ोर व्यक्ति से उसके कपड़े पर बस एक मिट्टी भी पड़ जाए तो उस पर क्रोध कर देता है। दैट मीन्स क्रोध हमेशा अपने से दुर्बल व्यक्तियों पर ही किया जाता है, न कि अपने से प्रबल व्यक्तियों पे। ठीक है, तो इससे आत्मवार्तालाप कीजिए। जब भी क्रोध आए अपने आप से आत्मवार्तालाप कीजिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से दुर्बल व्यक्तियों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही एक बात, बहुत सारी बातें हैं जो इस बात के माध्यम से बताया गया है। क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिह्वा पर काबू रखे। इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिह्वा पर काबू रखे, अपने जबान पे लगाम रखे। यह बताने का, यहाँ कहने का यही मतलब है कि इंसान को चाहिए कि अपनी जबान पे लगाम रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे, तथा अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने मधुर वाणी से दूसरों को ठेस न पहुँचाए, उसे प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। किसी से करने से ना ही किसी से कटुता, मतलब ना ही किसी से कटुता रहेगी, ना ही किसी से बैर रहेगी। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है और इससे दुनिया डेफिनेटली खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत का उत्तम तरीका है। अगर आपका किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ कटुता नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ओनली आपके दोस्त हैं और आप हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, अपने मधुर वाणी से उन्हें इम्प्रेस करते हैं, तो सोचिए आपकी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और यही बातचीत का उत्तम तरीका माना गया है और है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है व्याख्या करें। चलिए हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या में बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है व्याख्या कीजिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह परंपरात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी खूबसूरत देख लेनी कोई दुर्घट बात नहीं है। यहाँ भी वही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। वह परंपरात्मक संसार का एक ऐसा भीतरी आईना है जिसे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति, जो हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति होती है, बात करने की कला, मधुर वाणी, वही यहाँ बात किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर में बताया जा रहा है, आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें से नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है। मतलब वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। कहने का यह आशय ये है
कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ से ली गई है। सबसे पहले अगर व्याख्या वाली बात आ जाए तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, यह स्ट्रक्चर याद रखिएगा जहाँ हर जगह काम आती है, चाहे क्वेश्चन कैसी भी हो। जब व्याख्या की बात आ जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में भी व्याख्या आते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी व्याख्या की बात आए तो आप एक बात याद रखिएगा, इतना ज़रूर लिखिएगा शुरू में कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। अगर यहाँ बातचीत, एक मिनट दोस्तों, अगर यहाँ बातचीत है, अगर यहाँ बातचीत पाठ है तो बातचीत लिखिए। अगर यहाँ बातचीत देखिए किस किस को आपको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। अगर यहाँ बातचीत है, बातचीत लिखिए। उसने कहा था पाठ है, उसने कहा था लिखिए। और संपूर्ण क्रांति पाठ है तो संपूर्ण क्रांति लिखिए। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण, यहाँ जो लेखक जिस पाठ के होंगे उनका नाम लिखिएगा। जैसे संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण है तो यहाँ जयप्रकाश नारायण लिखिएगा। अगर किसी और पाठ के किसी और लेखक है तो उन्हें लिखिएगा। मतलब ये और ये जो मेल होना चाहिए, जो पाठ है उसका लेखक का नाम, जो लेखक है उनके शीर्षक का नाम, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। जैसे यहाँ होता अगर संपूर्ण क्रांति तो यहाँ आप लिखते प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति से ली गई है, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से ली गई है, बातचीत पाठ से ली गई है, ठीक है। और इसमें आगे ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसमें लेखक बताने की यह कोशिश प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं। तो शुरुआत में ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जब भी मूल्यांकनकर्ता जो आपकी कॉपी चेक करे बोर्ड एग्जाम में वह पढ़े तो उससे लगे कि नहीं जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, उसके सोचने समझने की क्षमता अपर लेवल पे है, ना कि नीचे लेवल पे। तो उसे भी लगना चाहिए कि क्योंकि वहाँ एग्जामिनर के पास आपका कोई स्टेटस नहीं रहता, आपका कोई शक्ल नहीं रहता, आपकी कोई टैलेंटेड उसके पास नहीं रहती। उसके पास जो रहती है आपकी लिखावट, आपकी कॉपी, आपके क्वेश्चन देने का जो तरीका, आप किस अदा से, आप किस कला से उस क्वेश्चन को किए हैं, उसके हिसाब से एग्जामिनर आपको जज करता है और उसके बेस पे आपको नंबर देता है। तो जब ऐसा होता ही है तो आप बेटर है कि आप अच्छे से सीखें और जाने क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन आंसर की शुरुआत और उसे एंड कैसे करना है, उसको कैसे देना है, किस हिसाब से उसको देना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ मतलब जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कुछ अपर लेवल, अपर माइंड के हैं, एक ब्रिलियंट बच्चे हैं तो वो नंबर देंगे। जैसे उनको एहसास होने लगेगा कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है और यह अपर लेवल माइंड का है तो वो नंबर देने में पीछे नहीं हटते। वो तो चाहते हैं आप अच्छे से लिखें और नंबर दें, ऐसा नहीं है कोई नंबर नहीं देना चाहते, ठीक है। तो आपकी वो क्षमता पर निर्भर करता है आप किस प्रकार से नंबर लेते हैं। तो इस प्रकार से तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट यही एक बचा हुआ है बी, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता। सॉरी यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ किताब से देख लीजिएगा, बुक से अपने, कि यहाँ लिखा हुआ है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुणों और रूपों का साक्षात्कार नहीं, इस प्रकार से यहाँ कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बट इसका आंसर देखिए आप लोग, वो आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में। आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसी विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष है, परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ वही है, यहाँ वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ होगा आपके बुक्स में, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुणों और रूपों का साक्षात्कार नहीं होता है। और यही यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित
बातचीत पाठ से लिया गया है। निबंध के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसी विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। मनुष्य एक दूसरे से आपस में प्रेम से बातें कर आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब बचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, बचाल मतलब ज़्यादा ही बोलने लगता है, बातचीत के दौरान अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जो मन में आए जो कुछ है उसे बोलता जाता है, तो यह एक क्या है, बातचीत करने का एक दोष भी होता है, नहीं रख पाता है तो वह एक दोष है। परंतु जब वह सलीके से बातचीत करता है, मतलब अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से एक आर्ट के हिसाब से एक कला की तरह बातचीत करता है, तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके गुण चरित्र का पता नहीं चलता। सच बात है, जब मनुष्य आपके सामने कोई आ जाए अनजान व्यक्ति और वो कुछ भी न बोले, कुछ भी आपके साथ वार्तालाप न करे, तो उसके गुणों और दोषों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक वो बोलता नहीं तब तक उसके गुणों और रूपों का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। कम से कम 80% 80% तो उसको बोलने से आदमी जान पहचान लेता है, बाकी 20% तो इंसान के साथ रहकर ही पता चलता है कोई इंसान कैसा है। बट फिर भी बोलने से उसके जो भी बेसिस होती है, जो भी बेसिक बातें होती है, बेसिक नेचर होती है, आदमी को पता लग जाता है इंसान को कि वो इंसान कैसा है। ठीक है।